वेलकम बैक टू अलायंस आईएएस एकेडमी। और आज हम अपनी सीरीज़ का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने अब तक 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें हम अपने 51st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका फ्लाई ऐश के बारे में। फ्लाई ऐश इज एन अनवांटेड अनबर्न्ड रेसिड्यू ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ पे बात कर रहा है फ्लाई ऐश क्या है, एक अनबर्न्ड रेसिड्यू है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलता है। सेकेंड स्टेटमेंट बात कर रहा है फ्लाई ऐश इज इंक्लूड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो आपको इसमें जो बताने हैं वो है करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो देखिए, जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, ये बिल्कुल अनवांटेड बर्न रेसिड्यू है, बट ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का नहीं है। ये यहाँ पर आता है आपका कोल पावर प्लांट का क्या होता है, ये अनवांटेड अनबर्न रेसिड्यू होता है। सेकेंड स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे, यस ये बिल्कुल सही है और इसी वजह से जो आपका आंसर होता है वो बिल्कुल होता है, वो है आपका बी यानी कि 2 ओनली। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लाला लाजपत राय के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, लाला लाजपत राय वाज आल्सो कॉल्ड एज पंजाब केसरी and the Lion of Punjab. He was also influenced by the स्वामी दयानंद सरस्वती and joined the आर्य समाज। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो जब आप बात करेंगे, लाला लाजपत राय को बिल्कुल पंजाब केसरी बोला जाता था बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स एंड इन्होंने पंजाब क्षेत्र में जिस तरह का डेवलपमेंट किया था, तो वहाँ के लोग इन्हें लायन ऑफ पंजाब भी कहते थे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि इन पे स्वामी दयानंद सरस्वती का बिल्कुल इन्फ्लुएंस था और इन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 53rd क्वेश्चन, जहाँ पर हमें बात करनी है एनके सिंह कमेटी द्वारा दी गई रिकमेंडेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो शुड बी 38.7% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट and 20% for the state government together by financial year 2022 and 23. Second statement is the government should target a fiscal deficit of 3% of the GDP in the year up to 31st March 2020, cut it to 2.8% in 2020-21 and 2.5% by 2023. Revenue deficit to GDP ratio has been envisaged to decline steadily by 0.25 percent point each other from 2.3% in 2016-17 to 0.8% in 2022 and 23। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन एनके सिंह द्वारा दी गई थी उनकी कमेटी में। तो जब आप इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है आपका फिजिकल स्टेबिलिटी रिफॉर्म्स के लिए, जो कि आपकी बनाई गई थी और इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम बात करेंगे फॉरेन रिजर्व के बारे में। आपको इस क्वेश्चन में अरेंज करना है फॉरेन रिजर्व में जो जो कंपोनेंट दिए गए हैं उनको उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फॉरेन करेंसी, फिर एसडीआर की बात हो रही है, थर्ड गोल्ड की बात हो रही है एंड फोर्थ रिजर्व ट्रांच की बात हो रही है। तो जब आप इस क्वेश्चन को फोकस करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फॉरेन करेंसी की परसेंटेज सबसे हाई है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड, थर्ड नंबर पे आता है आपका रिवर्स ट्रांच और फोर्थ नंबर पे आता है आपका एसडीआर। तो इस हिसाब से जो आपका स्टेटमेंट बनेगा या जो आपका कोड बनेगा वो होगा 1, 3, 4 एंड 2। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बात कर रहा है आपका एसडीआर के बारे में। तो इसमें ये बोल रहा है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक इन द 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। तो देखिए, जब आप इसकी बात करेंगे इसमें वन पार्टी आईएमएफ बिल्कुल सही है, बट जो यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक लिखा है ये गलत है। ये सिर्फ आईएमएफ के द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, 1969 में। When a country possesses a SDR, it can claim on the IMF for equivalent amount of US डॉलर। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जब IMF ने SDR को बनाया था तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया था इट इज़ नॉट अ करेंसी एंड नॉट अ क्लेम। तो आप ना तो इसे एक करेंसी बता सकते हैं, ना ही इस पर आप क्लेम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो जब आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यानी कि इस हिसाब से ये भी गलत हो जाती है। फर्स्ट तो गलत है ही। द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेट बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन एंड ब्रिटिश पाउंड।
तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा पी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है ये बाल्टिक सी। तो जब भी आप देखिए किसी सी के बारे में बात करें, जैसे बाल्टिक सी हो गई या कैस्पियन सी हो गया, तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर लोकेशंस, एंड सेकंड उनके नेबरिंग कंट्रीज़। देखिए क्योंकि इसमें ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कैस्पियन सी के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका आपको एक समूह बना लेना है, और उनके लिए आप अगर देखें तो कई सारे निमोनिक्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू आप इनको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनकी ट्रिक बता दूंगा। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो फर्स्ट इज़ रसिया, सेकेंड इज़ स्वीडन, थर्ड इज़ लातविया, फोर्थ इज़ लिथुआनिया एंड फिफ्थ इज़ पोलैंड। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इसका आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी उसकी क्या है, नेबरिंग कंट्री है। तो बाल्टिक सी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए जो ट्रिक है, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ट्रिक से आपको बाल्टिक सी की आपको सारी नेबरिंग कंट्रीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आर फॉर रशिया, डी फॉर डेनमार्क, जर्मनी, ऐसे स्वीडन, ई से आ जाएगा एस्टोनिया, फॉर लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। तो ये इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये ट्रिक पता हो। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ओमान। अभी रिसेंटली इंडिया और ओमान का रिलेशन फिर से न्यूज़ में आता रहता है, बिकॉज ओमान एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन है हमारे इंडिया के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम बात करते हैं इसके फर्स्ट। रिसेंटली गांधी पीस प्राइज ऑफ 2019 वाज कन्फर्ड ऑन द लेट एच.एम. सुल्तान कबास। सेकेंड है नासिम अल बहार वाज द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे तो यस, ये बिल्कुल सही है। इस बार गांधी पीस प्राइज आपका लेट एच.एम. सुल्तान कबास को दिया गया था। बट जब आप यहाँ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये जो नासिम अल बहर है, ये आपकी आर्मी नहीं, ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है। तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ना। जब भी किसी दो कंट्री के बीच में आपको रिलेशन का पता लगाना हो तो उनको आप 3-4 कैटेगरी में पढ़ सकते हो, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक रिलेशन। तो इन 3-4 कैटेगरीज में आप किसी भी रिलेशन को पढ़ सकते हो। तो जब आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इस हिसाब से आपको करेक्ट बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ओनली। हम अपने 58th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सैफरॉन कल्टीवेशन। इट रिक्वायर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम नो मोर देन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस इन समर to about -15 to 20 degree Celsius in winter. Second statement is it required adequate rainfall of 1000 to 1500 mm per annum, यानी कि ये सालाना बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं है mm में, तो इस हिसाब से ये कितना बैठेगा, 100 सेंटीमीटर से आपका बैठेगा ये 150 सेंटीमीटर के लगभग। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट यस बिल्कुल सही है, एंड जो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको करेक्ट बताना था, तो यहाँ पर आपका आंसर होता है सी, यानी कि बोथ 1 and 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में। अंडर आर्टिकल 87 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, यानी कि ये बात कर रहे हैं आपका जो फर्स्ट सेशन आपका लिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि फर्स्ट सेशन में जो एड्रेस दिया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, उस फर्स्ट सेशन में दिए गए एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। सेकंड, द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट। हर क्वेश्चन को करते समय आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस हमें ज़्यादातर पता होते हैं, बट हम इस चीज़ को नोटिस करना भूल जाते हैं एंड हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट यस बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा डी, नीदर 1 एंड नॉर 2। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है हमारा ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है
जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गंटर पॉली। इट एडवोकेट्स द ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये क्या करना चाहता है, ओशन का जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रीनिंग करना चाहता है ताकि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या कर सके, हम बढ़ा सकें। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा था डीप ओशन मिशन विल बी इन कोहरेंस विद द स्पिरिट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो आपका डीप ओशन मिशन है वो क्या है, कोहरेंस में है, यानी कि आपके ब्लू इकोनॉमी को वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट हैं। तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे, यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई बार आप सोचेंगे डीप ओशन मिशन कैसे हेल्प कर रहा है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने का है, तो इसीलिए आपका जो आंसर होता है इस डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। यहाँ पर ये सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अ पाथ ऑफ अ सैटेलाइट इन द पोलर ऑर्बिट विल बी एग्जैक्टली मैच द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जब आप पोलर ऑर्बिट की सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो देखिए अगर ये हमारी अर्थ है और हमने अगर पोलर ऑर्बिट में उसको इस तरीके से इस्टेब्लिश किया है तो वो बता रहा है कि क्या वो अर्थ के रोटेशन को एग्जैक्टली मैच करेगा। सेकेंड इज अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट ट्रैवल नॉर्थ साउथ ओवर द पोल्स एंड टेक अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स फॉर अ फुल रोटेशन। और यहाँ पर आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोनों सैटेलाइट्स के जो फंक्शन है उनको इंटरचेंज कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओवर द पोल्स, ये किसके बारे में बात कर रहा है आपका, ये बात कर रहा है आपका पोलर सैटेलाइट के बारे में। और यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट में ये बात कर रहा है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है ये पोलर है, और अगर आप जियो सिंक्रोनस की बात करें तो अगर ये आपका अर्थ है तो यहाँ से ये आपका कितना 36,000 किलोमीटर दूर आपका इस तरीके से ये सैटेलाइट को लगा दिया जाता है। और ये क्या करती है, ये आपके अर्थ के रोटेशन के साथ ही एग्जैक्ट रोटेट करती है। जिस हिसाब से आपका अर्थ रोटेट करता है उसी हिसाब से आपकी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी रोटेट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं और आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं और यहाँ पर बात करी गई है सेहत इनिशिएटिव के बारे में। इट इज़ अ टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट टू डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस। इट एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स इन देयर होम। जब आप यहाँ पर सेहत के बारे में बात करेंगे, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ना कि यहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें उसमें उसके मिनिस्ट्री और उसके डिपार्टमेंट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि वो कौन से मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है। तो जब आप बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ये बेसिक स्टेटमेंट हैं, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि ये ई गवर्नेंस को हेल्प कर रहा है एंड ये पेशेंट्स को उनके होम में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लोकपाल। देखिए लास्ट कुछ ईयर में लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो आपको लोकपाल के बारे में एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में पूछने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको मिल सकते हैं। जब आप यहाँ पे बात करेंगे इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये क्या है, आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके लिए आपका क्या पास किया गया था, आपका बिल पास किया गया था लोकसभा में। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 8 अदर मेंबर, हाफ ऑफ देम आर जुडिशियल मेंबर एंड अदर हाफ आर फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सिलेक्शन कमिटी इज कंपोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोक सभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोक सभा, CGI और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम हर एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट, जो कि किसकी नज़र में होगा, बाय द प्रेसिडेंट।
तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो आपकी जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 2 एंड थर्ड ओनली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपकी बात करी गई है नल से जल योजना के बारे में। इट एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम बाय 2024। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना था ईयर, तो ईयर को बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करके पढ़ा करें जब भी आपको स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट जल जीवन मिशन, ये एक जल जीवन मिशन का एक कंपोनेंट है। और यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर, तो बोथ इसका आंसर है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है आपकी रिवर और उनके ओरिजिन के बारे में, यानी कि जो आपकी रिवर है और उनका जो ओरिजिन है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर बात करेंगे गोदावरी रिवर, क्या इसका त्रिम्बक ओरिजिन है, यानी कि त्रिम्बक जगह से ये निकलती है। सेकंड कृष्णा रिवर, ये क्या ये महाबलेश्वर से निकलती है। थर्ड इज कावेरी, क्या ये बंगरक बैलीगे वैली से निकलती है। एंड फोर्थ इज पन्ना, क्या ये नंदी हिल से निकलती है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे, ये करंट अफेयर में न्यूज़ में थी ये, क्योंकि बजट में आपका क्या रिवर्स के बारे में न्यूज़ में आया था और उसमें इनमें से कुछ रिवर्स को आपका रिसेंटली हाईलाइट किया गया था। तो इन चीज़ों की वजह से ये रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है 1, 2 एंड 4 ओनली। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना एक बार दोबारा। अब 66 क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली अ न्यू स्कीम पीएम डिवाइन लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो जब आप यहाँ पर ये पीएम डिवाइन के बारे में बात करेंगे, तो जब ये आखिरी में एन ई लिखा गया है ना यहाँ पे, ये जो एन ई है वो दर्शाता है आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन को। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, यानी कि सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में। इट इज़ अ लीगल टेंडर इशू बाय द सेंट्रल बैंक इन द डिजिटल फॉर्म, यानी कि ये क्या है, एक लीगल टेंडर है जो कि सेंट्रल बैंक निकालेगा आपका डिजिटल फॉर्म में। इट इज़ एक्सचेंजेबल 1 to 1 विद द फिएट करेंसी। तो आपको दो चीज़ समझनी है, एक तो लीगल टेंडर, एक यहाँ पे बात करते हैं हम फिएट करेंसी के बारे में। तो लीगल टेंडर जिसको गवर्नमेंट बैक करता है कि येस दिस इज़ अ लीगल टेंडर। फॉर एग्जांपल आप सबको पता ही होगा पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को एक अनाउंसमेंट करी थी जिसमें कि 500 और 1000 के नोट को आपका लीगल टेंडर मना कर दिया गया था। और उसी के बाद से उनको उनके पीछे की गवर्नमेंट बैकिंग हटा दी गई थी और वो जो मनी थी वो क्या हो गई थी, डीमोनेटाइज हो गई थी। जब आप इसके बारे में बात करेंगे ये तो यहाँ पर आपको बताना है इनकरेक्ट। और अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि नीदर वन एंड नॉर टू। अगली बात करते हैं हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में। इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 71 कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इट्स सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन अदीस अब्बा यूथोपिया। ये अदीस अब्बा क्या है, यूथोपिया की कैपिटल है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली राइट। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया यहाँ पर 2 ओनली। 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात कर रहा है मनरेगा के बारे में। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 2005 एज ए सोशल मीजर डेट गारंटीड राइट टू वर्क, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है, आपको राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि आपको बताना है राइट टू वर्क आपका कहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है। क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट में दिया गया है, क्या ये हमारा डीपीएसपी में दिया गया है, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है, या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं गया है। तो इसके बारे में ज़रूर मेरे को लिख के बताएं ताकि हमें भी पता लगे आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, अ मिनिमम ऑफ 110 जॉब सीकर शैल अप्लाई टू सैंक्शन अ न्यू वर्क अंडर मनरेगा, यानी कि आपको क्या दिखाना है, 110 को आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर न्यू वर्क के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इज इट मैंडेट्स ग्राम सभा टू रिकमेंड द वर्क डेट आर टू बी अंडरटेकन, यानी कि इसके वर्क को कौन रिकमेंड करेगा, आपका ग्राम सभा रिकमेंड करेगा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो बाकी आपके जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सी, 1 and 3 ओनली।
70 क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर बात करी जा रही है फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया में हिडन हंगर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस पे है। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ बताइएगा, नहीं तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हिडन हंगर में क्या होता है कि जब इंडिया में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है, तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या एक मेज़र लिया गया है जिसमें हमारा जो फूड होता है उसके ऊपर आपकी क्या डाल दी जाती है, आपकी एडिशनल कवरिंग डाल दी जाती है। फॉर एग्जांपल आयोडीन, आयरन, इन सब की आपकी कवरिंग प्रोवाइड की जाती है, इसे बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं इट इज़ अ सेफ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन अमंग पीपल। क्या एक बिल्कुल सेफ मेथड है जिससे कि हम न्यूट्रिशन को बढ़ा पाएँ। इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी चेंजेस इन द फूड हैबिट एंड पैटर्न ऑफ द पीपल। फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से हमारी फूड हैबिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट डू नॉट अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड, यानी कि ये फूड के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को अल्टर नहीं करता। जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो आपका आंसर है वो है डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लेना है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके प्री और मेंस दोनों जगह पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में 2018 की। द पॉलिसी एनविसाज एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 20% ऑफ इथेनॉल इन डीजल बाय 2030। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जब हम इससे पहले क्वेश्चन में भी हम जब बात कर रहे थे तो 20% ऑफ ब्लेंडिंग का टारगेट तो है, पर हम क्या ब्लेंड कर रहे हैं, इथेनॉल को हम किस में ब्लेंड कर रहे हैं, हम इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डीजल। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। जबकि हमारा जो टारगेट है वो 5% ऑफ बायोडीजल का है, किस में, डीजल के अंदर, ये ध्यान रखना। सेकेंड स्टेटमेंट, द पॉलिसी कैटेगराइज बायोफ्यूल एज बेसिक बायोफ्यूल एंड एडवांस बायोफ्यूल। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाता है A1 ओनली। 72nd क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया रैंक 10th इन टर्म ऑफ द नेट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया इन द लास्ट डेकेड। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अभी आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है आपकी 2021 की, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस है उनको बता रहा है। तो क्या उसमें इंडिया का 10th सबसे ज़्यादा गेन हुआ है। सेकेंड इज मध्य प्रदेश एज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज। पाके टाइगर रिजर्व इन द अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व इन टर्म ऑफ एरिया। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ पता लगी। एक तो आपको कोई भी अगर फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट पढ़नी है उसको दो भागों में आपको पढ़ना है या दो चीज़ों को मन फोकस करना है। फर्स्ट इज परसेंटेज एंड सेकेंड इज अबाउट एरिया। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपका थर्ड ओनली इज करेक्ट, तो इसको ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था आपका टॉप 3 में आ रखा था। और यहाँ पर जब आप इसकी बात करेंगे मध्य प्रदेश आपका किस में सबसे ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ एरिया आपका मध्य प्रदेश ज़्यादा है। 73rd की हम जब बात करेंगे, रिसेंटली अ पॉपुलेशन गैप रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ए इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, सेकेंड वर्ल्ड बैंक, थर्ड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फोर्थ इज UNEP। तो जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉपुलेशन गैप रिपोर्ट, तो ये निकालता है आपका UNEP। देखिए कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो यही होगी फर्स्ट पॉपुलेशन गैप रिपोर्ट, सेकेंड इज एमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये भी आपका कौन निकालता है, ये भी आपका निकालता है UNEP। तो इसका ध्यान रखना है। 74th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बॉम्ब साइक्लोन। देखिए ये एक तरह का फिनोमिना आपका देखा जाता है बॉम्ब साइक्लोन, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और रिसेंटली ये न्यूज़ में था इसलिए तो ये और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इट इज़ अ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन डैट इंटेंसीफाई रैपिडली। इट हैज़ हाई प्रेशर एट द सेंटर। इट हैपन्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिडल ऑफ स्टॉर्म ड्रॉप एट लीस्ट 24 मिलीबार ओवर 24 आवर्स। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है ये यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं, यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम साइक्लोन के बनने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ को लिफ्ट होती है,
और देखिए जब ये ऊपर को तभी लिफ्ट होगी जब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, या फिर आप इसे एक और नाम से भी जानते हैं, हम इसे टेम्परेट साइक्लोन। तो ये इसी कैटेगरी में आता है। इसको हम बॉम्ब साइक्लोन अलग से क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होता है वो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होता है, अराउंड 24 मिली बार इन 24 आवर। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 1 and 3 ओनली इज करेक्ट आंसर। हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 0 आवर के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 0 आवर इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। यानी कि ये किस में लिखा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। सेकंड इज 0 आवर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन अप। तो देखिए यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें, दो तीन कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। फर्स्ट इज क्वेश्चन आवर एंड सेकंड इज 0 आवर। तो इसको ध्यान रखना है। तो जब आप क्वेश्चन आर की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन आर कहाँ पे लिखा गया है, रूल्स एंड प्रोसीजर में लिखा गया है। एंड 0 आवर की बात करते हैं तो ना ही इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ना ही इसे रूल्स एंड प्रोसीजर में लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप पार्लियामेंट की कार्रवाई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर। देन इसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा होता है 0 आवर, और उसके बाद आपका आ जाता है एजेंडा ऑफ द डे। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से याद रखना कि आपका कौन सा किस क्रम में आता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस हिसाब से जो हमारा जो आंसर होता है वो है इसका बी ओनली। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। अब हम इसके लिए आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपके आखिरी पार्ट होगा 76 to 100 क्वेश्चन का, और उसके साथ आपकी फ़र्स्ट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा वीकली सेकंड टेस्ट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में उसका भी एनालिसिस ले आएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।